नमस्कार। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड दापिकानी पैशन फॉर फैशन और हमारे एसोसिएट वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आज है हमारे थैंक साथ कोटा उत्तर की प्रथम महापौर श्रीमती मंजू मेहरा जी। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे शो में दिल की बात रखते रेनू के साथ। क्योंकि मैम थैंक यू। कहा जाता है ना कि कहते हैं कि आज नारी ने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां अपनी छाप ना छोड़ी हो। चाहे अंतरिक्ष की बात करें, चाहे हम राजनीति की बात करें, चाहे हम घर की बात करें, किसी भी सेक्टर की जब भी हम बात करते हैं, नारी आज हर जगह अपना परचम लहरा रही। और शायद बिल्कुल। इसीलिए कहा भी जाता है कि जहां नर नारी दोनों कदम मिलाकर चलते होंगे, जहां नर नारी दोनों कदम मिलाकर चलते होंगे, मैं उस स्वर्णिम भविष्य की एक आशा की चिंगारी हूँ। हाँ, मैं एक आधुनिक नारी हूँ। हाँ, मैं एक आधुनिक नारी हूँ। हम ऐसी आधुनिक नारी, स्वाभिमानी नारी श्रीमती मंजू मेहरा जी, महापौर, प्रथम महापौर नगर निगम कोटा उत्तर की, उनका अपने शो में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे जो सपोर्टेड है दापिकानी पैशन फॉर फैशन और हमारे एसोसिएट वॉइस ऑफ मार्केटिंग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन। और सबसे थैंक यू। पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। हम भी चाहेंगे जल्दी से आप भी हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आज मंजू मेहरा जी से हम बात करेंगे, उनके कई अनछुए पहलू हैं, उनको छूने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि वो कैसे राजनीति में आई। और राजनीति में भी कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी फील्ड का एक हीरो होता है। उनका हीरो कौन है, उनकी फैमिली के बारे में बात करेंगे। आज बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। मंजू जी, जी मैम। श्रीमती मंजू मेहरा महापौर, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम जानेंगे श्रीमती मंजू मेहरा के बारे में। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी फैमिली के बारे में हम जानना चाहते मैम, मेरा जन्म कोटा शहर में ही हुआ है। हैं। अच्छा। केथनी पोल, केथनी पोल काका भतीजा का मंदिर है वहां पर। वहाँ हवेली है, सरोला वाले की हवेली है। हवेली के हम्म। अंदर मेरा जन्म हुआ है। क्या और बात है। उसके बाद ये पापा ने मकान लिया था, लेकिन मेरा जन्म तो हवेली में ही हुआ था। और हम 5 बहनें हैं, 3 भाई हैं। और श्रीपुरा स्कूल में मैंने पढ़ाई की है। और मेरी 10th में ही शादी हो गई थी, रामपुरा। अच्छा। अच्छा। 10th में जब मैं पढ़ती थी तो 10th में ही शादी हो गई थी। और पेपर देने में यहाँ से ससुराल से गई थी। 10th के। हाँ, पेपर बात देने है। में यहाँ से गई थी। और हाँ, फिर हाँ। बाकी की पढ़ाई मैंने यहाँ ससुराल से ही की है। मेरे सास ससुर देहरादून में थे, वहाँ ससुर जी सर्विस करते थे। और मैं यहाँ रहती थी। हमारे जेठ जी जिठानी वगैरह सब यहाँ थे ना, तो मैं यहाँ उनके साथ ही रहती थी। और उनका भी काफी अच्छा सपोर्ट था। तो मैं, उनका ये नहीं था कि बहू है और अंदर रहे। पूरी परमिशन थी उनकी। और जब बेटा हुआ मेरा, तो वो जब 6 महीने का था मैं, तो 6 महीने बाद मैं बच्चों को पढ़ाती थी। घर आते अच्छा। थे बच्चे, ट्यूशन पढ़ाती थी मैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता था बच्चों को पढ़ाना। तो मैंने घर पे भी पढ़ाए बच्चे, काफी ट्यूशन की है मैंने। और उस टाइम जब गरीब बच्चे थे, तो मैंने 10 रुपए में, वो नहीं मानते थे कि नहीं नहीं, हम आप बच्चों को फ्री नहीं पढ़ाना चाहते। तो 10 रुपए वो, बड़ी मुश्किल से उनसे 10 रुपए लेती थी और उनके बच्चों को ट्यूशन देती थी। काफी बच्चे आते थे मेरे पास। उसके बाद स्कूल भी ज्वाइन किया मैंने। और स्कूल में भी मैंने पढ़ाया। स्कूल में मैं 6 से और 10 तक हिंदी संस्कृत पढ़ाती थी। मतलब पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था मुझे। बच्चों को पढ़ाना ही समझ लो कि मुझे बहुत खुशी मिलती थी बच्चों को पढ़ाने में। उसके बाद मैं पूरी, मैं आपको बता देती हूँ कि राजनीति में कैसे आई मैं।
हाँ, मैं यही जानना चाह रही थी कि जब आपका इंटरेस्ट अगर हम देखें तो आप हाँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में जाना था और फिर वो सडनली आप राजनीति में। अब जी। मैं राजनीति में कैसे आई, क्योंकि जी। मैं गवर्नमेंट्स में नहीं थी, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। और काफी अच्छी मेरी पहचान थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। तो जब स्कूल में जब मैं पढ़ाती थी, तो जब चुनाव हुए 2004 में, तो वार्ड से जब देखा जाता है कि वार्ड मेंबर के चुनाव में जब महिला सीट आई, वैसे तो मैं समाज सेवा तो करती थी, लेकिन हम्म। रामपुरा में सबको ये पता था कि भाई समाज सेवा एक तो वो मंजू मेहरा करती है, बच्चों को भी पढ़ाती है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी की महिला है और पढ़ी लिखी भी है, समाज सेवा भी करती है, तो मेरे पास आए। तो कहने लगे कि आप ऐसे तो समाज सेवा भी करते हो और कांग्रेस पार्टी भी आपने इसमें भी किया है, तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? मैंने कहा मुझे क्या है कि अभी राजनीति में एबीसीडी का कुछ पता नहीं है, मैं तो ऐसे ही समाज सेवा कर लेती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे की सीट है और आपको टिकट दिया जाएगा। तो मैंने कहा, मुझे एक अंदर से हुआ कि भाई राजनीति में कैसे क्या करेंगे। तो हमारे अरुण भार्गव जी हैं, अरुण हम्म। भार्गव जी, वो मुझे हमारे शांति धारीवाल जी मंत्री साहब के पास मुझे ले गए, और कि ये महिला बहुत अच्छी है और समाज सेवा करती है। तो उन्होंने मुझे टिकट दिया। 2004 में मैंने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा। तो जो राजनीति में सबसे पहले जो मैं गुरु के पास गई, तो वो मेरे गुरु थे शांति धारीवाल जी साहब, माननीय मंत्री शांति धारीवाल जी साहब, वो मेरे गुरु थे। और मैंने उन्हीं को गुरु मान लिया था कि भाई इन्हीं को गुरु गुरु मानती हूँ, और जैसा भी होगा तो इनके मार्गदर्शन पे चलूंगी। और चुनाव भी लड़ा मैंने उस टाइम, पर मैं 123 वोट से रह गई थी। अच्छा। 123 वोट से रह गई थी मैंने, काफी, क्योंकि ज्यादा मतलब मेहनत नहीं कर पाई, या कुछ कुछ भी समझ लो। जी। सबने मेरी मदद भी की, ऐसी बात नहीं है, सबने, क्योंकि सभी चाहते थे। उसके बाद में मैं 123 वोट से रह गई। और बाद में जब मैं जीत नहीं पाई, तो सभी ने, जो हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप हारे नहीं, आप जीत गए और अब आप आगे बढ़िए। तो मैंने हमारे माननीय मंत्री जी शांति धारीवाल जी साहब को ही गुरु मानकर मैं आगे बढ़ी। और आगे बढ़कर मैंने अपने वार्ड में और जनता में, मतलब पूरी, किसी के पेंशन बनवाना या जो भी कुछ है, मतलब सारा काम मैंने किया। उसके बाद मुझे कांग्रेस पार्टी में महामंत्री का पद दिया, संगठन मंत्री का पद दिया, और ऐसे कई राजनीति के मुझे पद दिए गए। उसके बाद में जब 2009 आया, उसमें फिर वार्ड मेंबर का जब चुनाव हुआ, तो 2009 में मैं फिर वार्ड मेंबर के चुनाव में मैंने वापस से क्या कहूँ, वापस से मैंने सोचा कि ठीक है, सभी कह रहे हैं और मंत्री जी ने टिकट दिया है, तो पूरी मेहनत करते हैं। मैंने पूरी मेहनत की उसमें, और सबने मेरा सहयोग किया, और मैं उसमें पार्षद बनी क्या 2009 बात में। है। और हमारे मंत्री जी का आशीर्वाद था, और उन्होंने मुझे चेयरमैन भी बनाया, स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन भी बनी मैं। और मैं काफी, मैंने बहुत बहुत काम करवाए, मंत्री जी का आशीर्वाद था। वार्ड में इतने काम करवाए कि कोई किसी बात की कमी नहीं रही। और जब 2020 में फिर चुनाव हुए, तो वापस से मैं फिर मैंने चुनाव लड़ा। तो इसमें भी मैं पूरा पूरा सहयोग रहा, वार्ड की जनता का और सभी का पूरा पूरा सहयोग रहा। और आज आपके सामने हूँ, मंत्री जी का बिल्कुल। आशीर्वाद था। तो जो भी हूँ,
मंत्री जी के आशीर्वाद से। बिल्कुल। और आज आप श्रीमती मंजू मेहरा, जो कि हमारे कोटा बस उत्तर नगर निगम की पहली महापौर जिन्हें हम कह सकते हैं। कहते हैं ना मंजू जी, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर पहुंचते जाते हैं, पद हमें मिलते जाते हैं, उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी मिलती जाती हैं हमें, और भी ज्यादा जिम्मेदारियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं। लोगों की अपेक्षाएं हमसे बढ़ जाती हैं। लोग ये चाहते हैं कि श्रीमती मंजू मेहरा के पास हम जाएं और जो हम के हमारा वो काम हो जाए। हर व्यक्ति की यही अपेक्षा रहती है। जब आप नहीं, पहली बार। मैं जी। जनता के लिए, जी। जनता के लिए मैं पूरा पूरा अपने आप को समर्पित करती हूँ, और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं रात दिन जो भी, मतलब जितना भी समय उनको दूं वो कम है। किसी बात का ये नहीं कि कोई किसी बात की कमी आएगी, और न विकास की कमी आएगी, और न ही जनता को ये लगेगा कि महापौर बनने के बाद भी वो जो भी उनका आदेश, मैं तो आदेश ही मानती हूँ कि जो भी वो आदेश करेंगे, मेरा परिवार है, और वो जो भी आदेश करेंगे, जो भी मुझे निर्देश देंगे, वो पूरा पूरा मैं करूंगी, उसमें कोई बिल्कुल। कमी नहीं रखूंगी। मेरा क्या बात। सबसे पहला लक्ष्य ये रहेगा कि कोटा उत्तर से जो मुझे महापौर की जिम्मेदारी मिली है, तो कोटा उत्तर से जो भी मेरी जिम्मेदारी होगी उसे मैं पूरी करूंगी। सबसे पहले मेरा ये लक्ष्य है कि एक पूरे कोटा शहर में हम्म। साफ सफाई अच्छी हो, कोटा हम्म। स्वच्छ बने, सुंदर बने, और स्मार्ट बने। और इसके लिए हमें सभी सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। जनता से भी हम अपील करते हैं कि आप भी हमारा सहयोग करो। जब सबका सहयोग रहेगा तो कोटा बहुत सुंदर और स्मार्ट बन जाएगा। बिल्कुल। कहते हैं ना, सबका सहयोग है तभी हम विकास कर पाएंगे। सभी साथ में हाँ, मिलेंगे तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाएंगी। अब हम जानना चाहेंगे। जी। विकास में तो कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि जी। राजस्थान में पूरे राजस्थान में हमारे जो मंत्री मंत्री जी हैं, माननीय शांति धारीवाल जी साहब, पूरे राजस्थान में इतना विकास करा रहे हैं कि विकास में तो कोई कमी रहेगी नहीं। हमारा तो जी। वैसे साफ सफाई का, और जो अंदर वार्डों के अंदर जो हम्म। गलियां हैं, ये जो अभी 70 पार्षद जो जीत कर आए हैं, हम्म। 70 पार्षद भी देखो आप, मैं खुद देखती हूँ कि 70 पार्षद अपने वार्डों में लगे हुए हैं। सुबह सुबह जाते हैं, साफ सफाई देखते हैं। कोई भी पार्षद ऐसा नहीं है, 70 में से एक भी पार्षद ऐसा नहीं है जो वार्ड में घुसकर साफ सफाई नहीं देख रहा है। और रही बात विकास की, तो विकास तो हमारे मंत्री जी वैसे भी है ना, जो पूरे विकास की तो पूरे चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। तो हमारे कोटा शहर को तो एक ऐसा हो जाएगा कि बाहर से भी इसको देखने आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, तो कोटा शहर क्या तो बात बहुत है। अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, हम उम्मीद यही करते हैं कि जो हम लोग सोच के चल रहे हैं कि हमारा कोटा शहर स्मार्ट सिटी बनेगा, बाहर बहुत से बहुत लोग देखने आएंगे, बहुत जल्दी से ये सिटी। विदेश से आएंगे कोटा शहर को देखने के बिल्कुल, हम लिए। यही चाहते हैं कि एक हमारे कहते हैं ना कि पूरे हमारे भारत के नक्शे पे ही नहीं, बल्कि हमारा जो विश्व का नक्शा, उस पे भारत अपना कोटा एक छाप छोड़ करके जाए। शैक्षिक नगरी तो है ही है, लेकिन स्मार्ट सिटी में और जो टूरिज्म को लेकर के भी काफी इसमें संभावनाएं हम लोग देखते हैं वो पूरी होंगी। अब हम जानना चाहेंगे मंजू मेहरा जी से कि जब सबसे पहले ये पता चला कि मंजू मेहरा जी महापौर बनने जा रही हैं, क्या फीलिंग्स थी आपकी? और परिवार में क्या फीलिंग? नहीं, मेरा तो कुछ नहीं था, कि मैं तो बस अपने आप को ऐसे कार्यकर्ता समझती हूँ कि हम्म। मैंने अंदर से ये फीलिंग थी मेरी कि मैं कार्यकर्ता हूँ, और मुझे कुछ ज्यादा जिम्मेदारी दे दी तो मुझे हम्म। ज्यादा काम करना पड़ेगा, बस ये था मेरा। और कुछ नहीं है कि हाँ, मुझे ज्यादा परिवार के। जिम्मेदारी दी है, तो अब इस हाँ। जिम्मेदारी को मैं पूरी पूरी करूंगी, इसमें कोई कमी नहीं बिल्कुल। रखूंगी। और कुछ सोच नहीं थी मेरी, बस यही आप। यही सोच थी मेरी कि बस ये पहले थोड़ी जिम्मेदारी थी, अब ज्यादा जिम्मेदारी हो गई, तो इसको ये बात पूरी तो आपने सही करूंगी। कहा।
हाँ। ये आपने सही कहा कि जब आपके पास पद आ जाता है, जिम्मेदारियां भी आपके साथ बहुत ज्यादा आ जाती हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आपका बढ़ जाती हैं। जब कहते हैं ना मंजू जी, कई बार जब हम राजनीति में जाते हैं तो बहुत सारा समय देना पड़ता है। आपका जो पर्सनल समय होता है, जो आपके बच्चों का टाइम होता है, वो भी टाइम आपको देना पड़ता है। आपके बच्चे जिस समय जैसे छोटे हैं, या आपको घर पे कोई काम है, लेकिन उस समय आपको लग रहा है कि नहीं, समाज को मेरी ज्यादा जरूरत है, या राजनीति में कोई ऐसी चीज आ रही है मुझे वहां ज्यादा जरूरत है, तब आप उस समय किस तरीके से मैनेज करते मैं आप नहीं मानोगे, मैं 5 बजे उठ जाती थी हैं? और 5 बजे उठ के बच्चों का भी पूरा काम कर लेती थी, उनका खाना वगैरह खुद बना लेती थी। उनको पूरा स्कूल से, जब बच्चे छोटे थे, पूरा उनको हाँ। स्कूल के लिए तैयार करना और करना, मतलब किसी न तो परिवार में भी ऐसा नहीं था कि परिवार ये कहे कि नहीं हमारा काम नहीं हो रहा। तो मैं घर का भी हम्म। काम देख लेती थी, बाहर का भी देख लेती थी। मुझे कोई परेशानी नहीं आती थी उसमें। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं मतलब घर के काम को नहीं देख पा रही हूँ या बाहर के काम को नहीं देख पा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं घर घर का काम भी मैंने कर लिया है और बाहर का काम भी कर लिया। जब रात होती थी तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मैं आज मैंने कोई गरीब है और उसका मैंने काम किया, तो बड़े बड़ी खुश होती थी मैं। तो कोई दिक्कत नहीं आई और मेरे परिवार में भी ऐसा नहीं था कि कोई मतलब कोई टोक नहीं थी कि भई यहाँ का छोड़ के जा रही है, बाहर का कर रही है, तो उसमें कोई टोक बिल्कुल नहीं थी उसमें। हम्म। मतलब परिवार से भी पूरे सपोर्ट आपको था। हाँ, हाँ, कैमरा पूरा थोड़ा सपोर्ट सा। था मुझे। मेरे बिल्कुल, कहीं भी पापा-मम्मी अपने। का भी बहुत सपोर्ट था। अरे, मेरे बिल्कुल। पापा और भी वैसे। हमेशा कहते थे हाँ। हाँ। कि बेटा जब भी अच्छा काम करो, किसी किसी के लिए अगर किसी का अच्छा काम करोगी, तो कोई दुखी है या कोई परेशान है, तो उसके लिए काम करो। तो उससे क्या है, खुशी मिलती है। हम्म। तो पापा का भी हमारा ये था, हमारे मम्मी-पापा का, तो उनका भी यही था। जब भी मैं उनके पास जाती थी, तो वो यही कहते थे कि बेटा अगर कोई ने 2 बात भी अगर तुमसे कर ली तो उसको सुन लो, बुरा मत समझो, वो अच्छा ही कह रहे हैं। तो पापा से भी मुझे बहुत कुछ प्रेरणा मिली है। अब तो कहते हैं ना, संस्कार तो माँ बाप सबने से ही। मेरा सहयोग किया है बिल्कुल। और और मेरे जो एक भाई है, मतलब भाई जी। तो 3 है, लेकिन जी। एक भाई जो छोटा है, उसका तो पूरा सपोर्ट है। वो तो मेरे लिए मतलब समझ लो कि अभी चुनाव में भी हम्म। 12-1 बजे के पहले तो वो यहाँ से जाता ही नहीं था। ये बोलता था कि तुझे जो भी कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो मुझे तो उसका भी पूरा सपोर्ट था। और मेरे जो वार्ड के कार्यकर्ता हैं, जो बूथ कार्यकर्ता हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, तो उनका भी पूरा-पूरा सपोर्ट रहा है इस चुनाव में और काफ़ी अच्छी मदद मिली है। और हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ जो हमारे शहर जिला अध्यक्ष हैं और जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सबका सपोर्ट मिलता है मुझे, सबका आशीर्वाद भी मिला है और हमेशा ना ये कहते थे कि नहीं मंजू जी अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही हो, तो हमें बताओ आप। तो सबका आशीर्वाद है और हमारी एकता भाभी हम्म। जी का तो बहुत उनका तो बहुत आशीर्वाद है। वो हमेशा यूँ कहती थी कि नहीं मेहनत करो, सब अच्छा होगा, मंजू जी मेहनत करो सब अच्छा होगा। एक दिन जीत होगी तुम्हारी, ऐसे बिल्कुल। मायूस मत हो, जीत होगी, बस मेहनत करो। तो एकता भाभी जी का, हमारे अमित धारीवाल भैया का और माननीय मंत्री शांति धारीवाल जी साहब का, तो इन सबका तो मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद है कि हम्म। 2004 से मुझे आशीर्वाद मिला हुआ है इन सबका तो मुझे। अच्छा, अच्छा, ये अच्छा, अच्छा। नहीं, वैसे भी कहते हैं ना, जब सबका साथ होता है तब राहें आसान हो जाती हैं, और जब क्या वैसे भी एक और एक मिल जाते हैं तो सही 11 सही हो कह रहे हो जाते आप, हैं। सही कह रहे हो। और सबके साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है, और ये भी लगता है कि चलिए इतने लोग हमारे साथ हैं। अब हम बात करते हैं मंजू मेहरा जी की। अगर राजनीति को भी छोड़ देते हैं, थोड़ी देर परिवार को भी एक तरफ रखते हैं, हम सिर्फ मंजू मेहरा की बात करते हैं, तो हम जानना चाहेंगे मंजू मेहरा की हॉबीज क्या है। राजनीति से जब आप थोड़ा सा आपको समय मिलता है या परिवार से समय मिलता है, तो वो समय मंजू मेहरा जी किस तरीके से बिताती है? मुझे तो मो मैं तो मुझे समय का ही पता नहीं चलता कि
कैसे निकल जाता है। कि सुबह से जब उठती हूँ तो मुझे समय का पता नहीं चलता, बस रात हो जाती है। कि ये मालूम जब रहता रात है। हो जाती है तो मुझे बस ये लगता है कि मुझे सुबह कौन सा काम करना है। अच्छा, ये पहले सोच से रहती है आपके कि दिमाग मुझे में। सुबह सुबह कौन सा काम ओके। करना है, मुझे सुबह कहाँ जाना है और किसका जी काम जी। करवाना है, बस ये रहता है और कुछ नहीं रहता। और मैं 2 बच्चे हैं, 1 बेटा हाँ है। हाँ। बेटे की भी शादी हो गई, उसके 2 बेटे हैं। क्या बात है। और बेटी की भी शादी हो गई, उसके 2 बेटियां हैं। तो दोनों अपन से अपनी अपनी जगह हैं और खुश हैं वो। तो मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। यही कहते हैं मम्मी आप आपका काम करो। तो सही मुझे बात ना है। परिवार से तो कोई दिक्कत है नहीं। बस मुझे तो ये रहता है कि मुझे वार्ड में कौन सा काम करवाना है, किसका काम करवाना है, तो रात को सोचती रहती हूँ जब फ्री होती हूँ। जब 10-11 बजे जब फ्री होती हूँ तो सोचती हूँ सुबह क्या काम करवाना है, सुबह कितनी बजे उठना है। बस इस बारे में सोचती हूँ, बाकी और किसी बारे में नहीं सोचती हूँ। हाँ, मतलब ये दिमाग में उस समय यही चीजें चलती रहती हाँ, हैं हाँ। कि सुबह और हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, और क्या बस बात ये है। सोचती रहती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। और मेरा कोटा शहर में कोटा शहर एक स्वच्छ बनाना है इसको। अब कैसे काम करना है, बिल्कुल। कैसे नहीं करना, बस इस बारे में सोचती रहती हूँ। ये क्या मैं बात है। हम मैं जानना चाहेंगे, हम लोग सब लोग शायद दर्शक भी हमारे ये जानना चाहेंगे, जब आप महापौर बनी है श्रीमती मंजू मेहरा जी, कहते हैं ना काम की अगर हम बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट होती है, बहुत सारे काम होते हैं, इतनी बड़ी आप पद पर हैं, लेकिन उनमें से आपकी प्राथमिकताएं क्या है। मेरी प्राथमिकता ये कोटा शहर के लिए कि सबसे पहले तो मैं इसको स्वच्छ बनाऊं, साफ सफाई की। कि साफ सफाई को मैं देखती रहती हूँ, जिधर से भी निकलती हूँ तो साफ सफाई देखती रहती हूँ कि हाँ इधर है, इधर गंदा है, इधर गंदा है। बस ये मेरी ये बात हमेशा ध्यान रहता है। जब भी गाड़ी में से निकलती हूँ तो फिर ये देखती हूँ कि यहाँ सफाई करवानी है, यहाँ सफाई करवानी है, उसका फोटो भी ले लेती हूँ मैं। और हम्म। जब जैसे ही मैं घर जाती हूँ या ऑफिस जाती हूँ तो फिर जाके फोन करती हूँ कि भाई वहां गंदगी है, उसको तुरंत साफ की जाए। तो साफ-सफाई पर ही मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है। और रात को भी अगर मैं निकलती हूँ, तो रात को भी यही देखती हूँ और गाड़ी रुकवा के फ़ोटो खींचती हूँ वहाँ का। तो मतलब। जब मैं साफ-सफाई का न एक कोटा उत्तर में साफ-सफाई का हम्म। जिस जगह-जगह इस तरह की जो गंदगी है या फैली हुई है या कहीं कमी है, उसको अगर मैं देखना शुरू करती हूँ और उसको उसमें सफाई करवाते हैं, तो धीरे-धीरे कोटा शहर एक साफ-सुथरा हो जाएगा। बिल्कुल, ये और आपने जन सही कहा कि कोटा की जनता से भी बिल्कुल अपील करते हैं कि वो भी गंदगी नहीं बिल्कुल फैलाए। कभी बिल्कुल, ये ऐसा तो होता है बहुत। कि एक बार जैसे हाँ। सफाई हो गई और दोबारा से गंदगी डल जाती है, तो हम उनसे भी अपील करते हैं कि आप हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आप एक बार कचरा उठ गया तो नहीं डालें, इसको एक अपने डस्टबिन में रखें और दूसरे दिन डाल दें। तो मैं यही चाहूँगी कि कोटा साफ-सफाई में उसमें कोई कमी नहीं आए और एकदम स्वच्छ, सुंदर बनेगा, तभी स्मार्ट सिटी बनेगी हमारी कोटा शहर। बिल्कुल। और आपने सही कहा कि सबसे पहली ज़रूरत यही हो जाती है कि हमारा कोटा शहर स्वच्छ रहे, क्योंकि जब हम हमारा शहर स्वच्छ रहेगा तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि स्वच्छता सही के कहा साथ आपने। आपका स्वस्थ रहना वो अपने आप में जुड़ जाता है, और जब कोरोना जैसी बीमारी की जब बात चल रही है तो उस समय तो वैसे भी कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्वच्छता का ध्यान रखना है, तो ये सही बात है। एक बात आपने बहुत अच्छी यहाँ पर कही है कि बिल्कुल आप अपना प्रयास कर रही हैं। लेकिन हमारे जो हमारा भी फर्ज़ बन जाता है, हम जनता का भी फर्ज़ बन जाता है कि बस, एक बार सफाई हो गई तो उसको हम कायम रखें, उस चीज़ को। बस यही जनता से अपील है मेरी। नहीं। जनता से ये ये अपील है, हाथ जोड़कर अपील करते हैं हम जनता से भी। नहीं, हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि काम आप करवा रहे हैं लेकिन सब वही सबका सहयोग जरूरी हो जाता है, क्योंकि सबका सबका सहयोग होगा तभी जाकर के काम होगा। क्योंकि इस समय मुझे जब आप ये बात सबके सहयोग की करें तो मुझे एक शेर याद आ जाता है कि पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ बात है, लेकिन तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो लोग एक पैर से भी चला करते हैं, पर अगर दूसरा पैर भी साथ दे तो कुछ और बात है। क्या तो बात है। एक
एक आप और एक जनता, ये दोनों पैर जब मिल जाएंगे तो जिस मंजिल को हम लोग पाना चाहते हैं, जो सपना आप देख रहे हैं, जिस तरीके से कोटा उत्तर को आप बनाना चाहती हैं, उस सपने को पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं सबसे बड़ी लगेगा। बात ये। सही बिल्कुल। कहा आपने, सही फरमाया। बिल्कुल, और हम्म, सहयोग सबका बहुत ज्यादा जरूरी इसमें हो सबका। जाता है। बिल्कुल। एक बात आती है कई बार, जैसा कि हम लोग भी देखते हैं मंजू जी, जब हम किसी काम को करने जाते हैं, कई बार कुछ संसाधन हमें नहीं मिल पाते हैं। जब संसाधन नहीं मिल पाते तो लगता है ये काम हम कैसे करेंगे? तो क्या ऐसी समस्या भी आपके सामने आपको लगता है आएगी, या अभी तक आई है ऐसा कुछ? नहीं, कोई ये वाली समस्या तो आएगी नहीं हमें, क्योंकि संसाधन तो इतने हैं। अभी भी हमें 18 करोड़ के संसाधन राज्य सरकार से, हमारे यूडीएच मंत्री जी शांति धारीवाल जी साहब और हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी साहब, तो राज्य सरकार से हमें 18 करोड़ के संसाधन एक सफाई की, इसमें जेसीबी डंपर वगैरह जो भी है मशीनें सफाई के लिए, वो दी गई है। और ये भी बोला गया है कि अगर फिर भी आपको कोई कमी है तो आप हमें बताइए, आपको संसाधन और मिल जाएंगे। लेकिन कोटा शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाना है आपको, तो मैं संसाधनों में इसमें कोई कमी नहीं है। बस हमें ये कि वे पूरे पूरे प्रयास करने हैं, पूरी मेहनत करनी है और कोटा को स्वच्छ बनाना है। ये बिल्कुल, अपनी इच्छा शक्ति को हमें सुदृढ़ बनाना है, बस ताकि कोटा शहर को हमें। बस अब एक हमारी बात और मेहनत। बिल्कुल। हाँ, एक बात आती है मंजू जी, जैसा कि हम जाते हैं, हमारी कोटा नगरी शैक्षणिक नगरी के नाम से जानी जाती है। हर मतलब हम बात करें तो राजस्थान से नहीं, बल्कि भारत के हर कोने से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। माता पिता एक विश्वास के साथ हमारी इस हाड़ौती की धरा पर, हाड़ौती के आंचल में उन्हें छोड़ करके जाते हैं, कि वो अपनी जिंदगी को बनाएंगे और अपनी मंजिल को पाएंगे। इस समय जब हम कोचिंग जैसे खुलने जा रही हैं, हम सभी जानते हैं कि कोचिंग खुल जाएंगी, और कोटा उत्तर की हम बात करते हैं तो रेलवे स्टेशन उधर आता है। बच्चा का सबसे पहला जो कहना चाहिए, हाड़ौती की धरा पर कोटा उत्तर में वो पैर रखता है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है कोरोना के इस समय में। तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप महापौर हैं, क्या आपने सोचा है किस तरीके से कोटा के बच्चे शैक्षिक नगरी में जब आएंगे, और इस समय वो कैसे आप उनको ध्यान रखें? देखो, मैं ये चाहूंगी कि इतने समय से कोचिंग संस्था बंद थी, और जब बच्चे आ रहे हैं उनका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। कोरोना काल से, कोरोना काल में जब ये बच्चे यहाँ से गए थे, तो ये समझो कि कैसा माहौल था उस समय। एक घर के बाहर हम खुद भी नहीं निकल रहे थे, और बिल्कुल। धीरे धीरे ये कम हुआ है। और सारी कोचिंग संस्थाएं बंद थी, बच्चों पे भी काफी असर पड़ रहा है कि भाई कोचिंग बंद होने से पढ़ाई का इनका भी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो अब जब बच्चे वापस लौटकर यहाँ आ रहे हैं तो उनका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा, उस बात पे कोई कमी नहीं रखी जाएगी उनके लिए। कोविड को देखते हुए जो भी है गाइडलाइन जो भी होगी वो पूरी की जाएगी। बिल्कुल, हम कोविड की सरकार की जो गाइडलाइन है उनको हम पालन वो करते पूरी, हुए उन बच्चों को। हाँ, उसका बिल्कुल। पालन पूरा करवा। हाँ, क्योंकि आपने सही कहा कि कहते हैं ना कि बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, पूरा भविष्य उस पर टिका होता है। और हमारे कोटा के अंदर तो जो कहते हैं ना, बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं। उससे हम बनाने के बच्चों को लिए आते हैं, आप सही कह रहे बिल्कुल ज्यादा समय तक हम उनको दूर नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल, आपने सही कहा कि उन बच्चों को बिल्कुल एक, क्योंकि आप भी एक माँ हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हैं। किसी नहीं, बच्चे की बस जरूरत क्योंकि वो क्या भी है। एक अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और अपना बिल्कुल। भविष्य बनाने के लिए आते हैं। तो वो तो बिल्कुल। वहाँ माँ बाप को छोड़े है, लेकिन हम हैं यहाँ पर, तो हम उन बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। उनके जो भी कोचिंग के आसपास है वो पूरा सैनिटाइजर भी हो, साफ सफाई भी हो, और पूरा उनका ध्यान रखा जाएगा यहाँ पर। सारी कोचिंग बिल्कुल। संस्थाओं का हमारी तरफ से भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। कोचिंग संस्था तो रखेगी सही, लेकिन हम भी ये चाहेंगे कि उनके आसपास कोई गंदगी का,
और सब पूरा मतलब उनको किसी बात की कोई कमी नहीं आने देंगे। हम उनके एक माँ, वो उस माँ को छोड़कर आए हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए हम भी, हमारे बिल्कुल बच्चे हैं वो, तो पूरा ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना, आप खुद माँ हैं और एक माँ से बेहतर दूसरी माँ की जो व्यथा होती है वो कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि भले ही बच्चे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन हर माँ बाप, क्योंकि मेरे भी बच्चे जब बेटी मेरी बाहर पढ़ती है, बेटा मेरा बाहर जॉब करता है, तो मुझे भी लगता है जब बच्चे बाहर जाएंगे पता नहीं कैसे जाएंगे, लेकिन जहां पर आप कैसा जैसे हैं, बिल्कुल किस तरीके से मैनेज करेंगे। लेकिन जब आप इस तरीके से आश्वासन दे देते हैं तो एक मन में तसल्ली ये आती है कि नहीं, हमारा बच्चा जब कोटा में आएगा तो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, वहां एक माँ है। ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। हम सही यही कहा उम्मीद आपने। करते जी, हम यही उम्मीद क्योंकि करते हैं कि जिस तरह बच्चों के लिए जब बच्चे बाहर होते हैं ना, तो माँ को चिंता रहती है, पता नहीं वहाँ कैसा जी। होगा, कैसा हम्म। माहौल होगा। अभी कोरोना काल में पता नहीं वो अपना ध्यान रख भी रहा होगा कि नहीं रख रहा होगा, लेकिन हम यही चाहेंगे कि बस हम उनका ध्यान रखें। जो भी हमसे होता है, जो भी उनके लिए हम कर सकते हैं, वो करें, ताकि वो एक स्वच्छ उसमें, साफ-सफाई में, इसमें जब यहाँ रहेगा, तो उनको एक अच्छे माहौल में, तो पूरा-पूरा उनका ध्यान रखेंगे। कोई बात की ऐसी चिंता नहीं रहेगी, कि माँ-बाप को तो चिंता रहती है जब बच्चे बाहर रहते हैं, और वो भी बिल्कुल कोविड-19 में। तो बिल्कुल, कोविड की वजह पूरा से। ध्यान रखेंगे, पूरा-पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि बच्चे वापस से बिल- लौट के आ रहे हैं। बच्चों के बिना भी कुछ, आप जानते हो कि जब कोचिंग के बच्चे हैं, तो इतना माहौल ऐसा रहता था, कोटा भी सूना पड़ा हुआ है। सही बात, सही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे कोटा की अर्थव्यवस्था की जो कहते हैं रीढ़, हमारे ये बच्चे, कोचिंग के बच्चे रहे बच्चों हैं बहुत बच्चों के, सारे। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को हाँ, रोजगार इससे मिला हुआ है। आपने सही कहा, रोज़गार मिला इसीलिए। हुआ है काफ़ी बार बच्चों को। हम्म। बिल्कुल। और जैसे ही बच्चों की कोचिंग खुलने की बात आई थी, सब लोग बहुत खुश भी हुए हैं कि वास्तव में, लेकिन इसकी खुशी के साथ हमारी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती ज़िम्मेदारी पूरी, है, क्योंकि हमें उस विश्वास पे खरा उतरना है जिस विश्वास के साथ वो बच्चे यहाँ पर पूरा-पूरा। आने। बिल्कुल है। और सबकी आप जो कह जिम्मेदारी रहे हो, इसमें जुड़। पूरा-पूरा खरा उतरेंगे हम, और जी। जो भी हमारे लायक है, हाँ पूरा करेंगे। हाँ, क्योंकि ये जो भी सबकी हम सेवा जिम्मेदारी दे हो सकते हैं जाती है। बच्चों के लिए, हम्म। बच्चों के लिए तो बिल्कुल सेवा ही है, बच्चे हैं वो तो बच्चों के सही लिए बात तो है। मैं सेवा करेंगे, तो जो उनके पेरेंट्स हैं, तो वो निश्चिंत हो जाएँगे कि नहीं, वहाँ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, कोई बात की हम्म। कमी नहीं है। बिल्कुल, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं और सुन रहे होंगे, उनको बिल्कुल आश्वासन मिल गया होगा, वो बिल्कुल निश्चित हो गए होंगे कि नहीं, कोटा में माहौल बहुत अच्छा है। जब कोटा की महापौर इस तरीके से नहीं, बोल रही हैं तो इसका पूरा मतलब। ध्यान रखेंगे, क्योंकि बिल्कुल। मैं अब मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पूरी जी। ज़िम्मेदारी निभाऊँगी। बिल्कुल एक कार्यकर्ता के रूप में पूरी ज़िम्मेदारी निभाऊँगी कि मैं एक माँ हूँ, और तो बच्चों का पूरा ध्यान रखूँगी। बिल्कुल, क्योंकि आपके साथ दो चीजें जुड़ जाती हैं ना, कि एक माँ का दिल भी है और साथ में महापौर भी है, तो दोनों चीजें आपके साथ मिल जाती है, तो आप अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। नहीं, नहीं, सबसे बड़ी अच्छे से। बातें आ जाती है। बिल्कुल। जी, आ, बिल्कुल, हम ये चाहेंगे मंजू जी, आप महापौर बनी हैं, आप इस प्लेटफॉर्म से हमारी जो जनता जो आपको सुन रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते उनको तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि मैं उनकी सेवा के लिए कभी भी, कोई सेवा में कभी भी किसी बात की कोई कमी नहीं आएगी, और मैं उनका सहयोग भी लेना चाहूँगी, उनका आशीर्वाद भी लेना चाहूँगी। जी, हैं? बिल्कुल। कि उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है, उनका पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा, तो मैं पूरा काम करने के लिए तैयार हूँ। उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, ज़िम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ, और जनता जहाँ भी जाती हूँ, तो जिस एरिया में भी जाती हूँ, तो सब लोग यही कहते हैं, मैम हम आपके साथ हैं। पहले से ही बोल देते हैं, मैम हम आपके साथ हैं। आप जो कहोगे, जैसा कहोगे, वैसा हम करेंगे। तो मैं तो बहुत नहीं, खुश हूँ बिल्कुल। मैं कि जनता मेरे साथ है, और मैं आ, जनता के साथ हूँ।
सबसे बड़ी बात ये होती है ना, ये चीजें दोनों तरफ से होती हैं। आप भी उनके लिए खड़ी हैं, इसलिए जनता आपके साथ है। क्योंकि मैं खुद जब आपसे इस लाइफ के लिए मैंने आपसे बात की, तो मुझे खुद को लगा कि नहीं, आप मुझे लगा कि नहीं, आप मेरे अपने हैं। जबकि मैंने शायद आपसे पहली बार बात की होगी, पर कहीं पहली ऐसा नहीं बार। लगा कि, हाँ, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि मैं महापौर मंजू मेहरा जी से बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमारे बीच में से ही है, उनसे मैं बात कर रही हूँ। और तो एक ये जो चीज सॉफ्ट कॉर्नर जो रहता है, ये चीजें बहुत ज्यादा आपस में जोड़ती है। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। तो ये जो तो मैं आपकी ये कहना खूबी है चाहूंगी, सबसे बड़ी। महापौर, महापौर नहीं हूँ मैं। मैं एक कार्यकर्ता हूँ। और जी। हमारी कांग्रेस पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, बस मैं ये कहती हूँ, जिम्मेदारी दी है, मैं इस पे खरा उतरूं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाऊं, बस बिल्कुल, नहीं ये है। बिल्कुल, क्योंकि आप जिस सोच के साथ, जिस विजन के साथ आगे बढ़ रही हैं, और मैं निश्चित पहले तौर भी पर। ऐसी थी, और अभी जी। भी मैं वैसे ही रहना चाहूंगी मैं। और बस जी अपने काम में कोई कमी नहीं आनी, बस। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात और है जनता कि का तो आप। सहयोग मुझे पूरा पूरा मिल रहा है। हाँ, कोई कभी कहीं कमी है, उस कमी को मैं पूरा करूंगी। ऐसी बात नहीं है कि कमियां हैं, बहुत कुछ कमियां हैं, तो वो पूरी की जाएगी। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, जो हमारे लोग देख रहे हैं आपको, वो सुन रहे हैं उनके लिए, कि कभी किसी को अगर कोई परेशानी है, तो वो मंजू मेहरा जी से कहाँ पर मिल सकते हैं? मेरे को कॉल कर ले, और मैं रामपुरा भी मिलती हूँ। और जी जी। इधर निगम में भी 3 से 5 निगम में भी हूँ। और बिल्कुल। रामपुरा तो मैं रहती हूँ, महारानी गर्ल्स स्कूल के पीछे रामपुरा मेरा मकान है। ससुराल है मेरा, ससुराल को। और मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सुबह भी मिल, अगर कोई आते हैं तो मैं सुबह भी मिलती हूँ। और जी। 7 बजे बाद भी, अगर फिर भी अगर कहीं बिजी हो गई या कोई मीटिंग में हूँ, तो ये आपको बता देती हूँ कि 7 बजे बाद भी मैं 9-10 बजे तक मिलती हूँ। ऐसा नहीं, रात को भी मिलती हूँ। देखो, रात को भी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम अर्जेंट में भी आ जाता है, तो हाँ जी। कहते हैं कि नहीं, रात में जाएं कि नहीं जाएं। हाँ हाँ। 9 बज गई, 9:30 बज गई, या 10-11 बज गई, लेकिन खुला है, कभी भी आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कभी जी। भी है, मैं तैयार हूँ, हर समय तैयार हूँ, जनता के लिए तैयार हूँ। और मैं क्या बात मोबाइल भी है। अपने पास रखती हूँ, कि कभी कभी जी। ऐसा भी हो जाता है कि रात में, जैसे अभी एक बूंदी से कोई पेशेंट आया था, हम्म। तो एक हमारी महिला थी कांग्रेस की, जो हमारी महिला थी, तो उसने कहा कि मैडम बहुत सीरियस है, और ब्लड की भी जरूरत है। 12:15 बज रही थी, मैंने ब्लड के लिए फोन किया, तो फोन नहीं उठाया। मैंने फिर जब सरदाना जी को, डॉक्टर साहब सरदाना जी को फोन किया, 12:15 बजे भी उन्होंने कॉल, उन्होंने फोन उठा के, और जैसे ही मैंने कहा कि एक पेशेंट आया है डिलीवरी केस से और ब्लड की जरूरत है, तो 12:15 बजे भी उन्होंने मेरा हम्म। कॉल उठाया, और ब्लड का भी पूरा इंतजाम करवाया। और उस पेशेंट के 4 बजे लड़का हुआ। तो कभी कभी अच्छा ऐसा भी अच्छा। होता है कि इतनी रात को भी अगर कहें ना कि भाई इतनी बजे तक मिलेंगे, नहीं, मैं कभी भी अपना फोन उठा लेती हूँ। ऐसी बात नहीं है, कि काम तो कभी भी पड़ सकता है, तो सही चौबीस बात। घंटा मतलब ऐसा नहीं, मुझे नींद भी इतनी नहीं आती कि वो फोन बजता रहे और मैं नहीं उठाऊं, क्योंकि क्या है? नहीं नहीं। मुझे याद है कि कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, तो मैं तैयार सही हूँ, है। जनता के लिए तैयार हूँ। कभी भी मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा कोई आराम का टाइम है, या अगर मैं नहीं मिलना चाहती। मैं दिन में आराम भी नहीं करती हूँ, रात को ये 11-11 बजे करीब के बाद ही मैं सोने का हाँ। सोचती हूँ। तो ऐसे करके मुझे 11:30-12 बज जाती है, सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। तो जब भी, मतलब ये, किसी को भी किसी बात की जब भी जरूरत है, या मुझे कॉल करें, अगर कॉल नहीं, मान लो उठा पाती हूँ, वैसे तो मैं उठा लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बिजी मीटिंग हो, में है। मीटिंग में हो, वो बात नहीं। तो मैं बिल्कुल। निगम में 3 से 5 बैठती हूँ, जी। और घर पे भी मिलती हूँ, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, तो आपके मिल लिए सकते हैं, मैसेज। ऐसा कुछ हाँ, नहीं मैं। है।
एक कार्य करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि महापौर, हाँ वहाँ मैंने पहले भी कहा कि महापौर है तो वो नहीं मिलेगी, उसका टाइम कोई ऐसा रहे कि नहीं भैया जी, महापौर बन गई तो वो किस टाइम मिलेगी किस टाइम नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। वही मेरा बिल्कुल। कार्यकर्ता की तरह मेरा बना हुआ है एक, कि भाई जी, मुझे कार्यकर्ता की तरह ही चलना है, तो बस वैसे ही चल रही हूँ मैं तो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। जी आपके लिए मैसेज भी है। अंकित हैं, जयपुर से लिख रहे हैं सुपर्ब। और साथ में दुष्यंत गहलोत जी ने लिखा है कि कभी भी आप घर पे मिल सकते हैं मैम से। हाँ साथ में वो लिख रहे हैं, कभी। आप कोटा शहर की सबसे सरल स्वभाव की कोटा उत्तर महापौर, हमारी बड़ी बहन है आप, मंजू जी मेहरा जी। और आप वो एक कार्यकर्ता है, समाज सेवी संगठनों के साथ समाज में बढ़कर आप आगे कार्य करती हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि जनता भी ये मानती है कि मंजू जी महापौर बाद में, लेकिन पहले वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी कार्यकर्ता है, हम उनसे कभी भी बात कर सकते हैं। ये एक हाँ सबसे कभी भी बड़ी बात बात कर है। सकते हैं, कोई कोई बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये एक और कभी भी विश्वास कहीं भी दिल में बुला है। सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ। मुझे जैसे कोई किसी ने बुलाया है तो मैं हम्म। उसके यहाँ जाऊं नहीं जाऊं, मैं सभी के यहाँ जाती हूँ। जो जी। प्यार से बुलाते हैं, प्यार से बुलाते हैं तो सबके यहाँ जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल। चाहे वो किसी भी हमें भी लग रहा समय निकाल है। कर जाऊं, लेट, अगर लेट हो जाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन मैं पहुंचती जरूर हूँ। बिल्कुल, अच्छा क्योंकि लगता जिस है मुझे तरीके। वहाँ, क्योंकि वो हाँ। किसी ने बुलाया है अपन को, और वो बड़ा एक इंतजार रहता है उसको कि मैडम आएगी। जी और जब बिल्कुल। अपन नहीं जाते तो एक वो मायूस से हो जाते हैं, तो फिर मुझे भी दुख होता है कि ऐसा नहीं हो, तो मैं पहुंच जाती हूँ वहां पर, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल यही लिख रहे हैं इस चीज की कि सबसे सरल स्वभाव की। दुष्यंत जी, ये चीज मैं भी मैम से बात करके मुझे भी महसूस हो रही है, क्योंकि मैंने भी मैम से बात की है, मुझे भी लगा कि नहीं। बिल्कुल कि हाँ, मंजू जी से हम बात कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। और फोन की हाँ जहां तक बात कभी है, भी जब भी मैंने फोन किया है, उन्होंने फोन रिसीव किया है, क्योंकि मैंने तो कंटिन्यू उनको फोन किए हैं। और अगर वो प्रोग्राम में भी है तो उन्होंने मुझे पलट के फोन किया है। तो इस चीज का भी हम लोग बिल्कुल आश्वस्त कर सकते हैं कि नहीं। आ, मंजू जी, आपने हमसे बात की और आपने इतनी अच्छी सारी चीजें बताई, शायद कोटा उत्तर की जो जनता ने आपको सुना है, उनको पता इस चीज का लगा कि नहीं, मंजू जी हमारी जो भी जरूरत है उनको वो पूरा करेंगी, हम कभी भी उनसे मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी जो प्राथमिकता है हमारे कोटा शहर को स्वच्छ बनाने की, कोटा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की, जो एक सबकी सोच चल रही है। ये कहते हैं ना कि जब भी कोई हमारे घर में आता है तो वो बात बाद में करता है, लेकिन आपके घर को देखता है कि कितनी साफ सफाई है। वही चीज हमारे शहर को लेकर के बात आ जाती है कि जब भी कोई हमारे कोटा शहर में आएगा, कोटा उत्तर रेलवे स्टेशन वहीं आ जाता है, जब भी वो कोटा की धरा पे पैर रखेगा तो वहीं से शुरू हो जाता है कि हमारा कोटा शहर कितना स्वच्छ है। तो वो जिम्मेदारी आप कह रहे हैं, सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी यही है कि हमारे कोटा शहर को हमें स्वच्छ बनाना है। और कोटा शहर स्वच्छ रहेगा तभी स्वस्थ रहेगा। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी कही कि कोचिंग के बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम कोचिंग के बच्चों को एक माँ की तरह, उन बच्चों को आप संभालेंगे, उन बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो निश्चित पूरा होकर पूरा के, ध्यान। बिल्कुल निश्चिंत होकर के माता पिता अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हाड़ौती की इस धारा पर उन बच्चों को भेज सकते हैं। हम आज, आपने हमसे बात की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल हमारे सपोर्टेड है दापिकानी फैशन फॉर फैशन, और हमारे एसोसिएट हैं वॉइस ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आपका हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं, और साथ में आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमसे बात की। धन्यवाद, थैंक यू मैम। तो दर्शकों, ये थी थैंक हमारे यू। साथ कोटा उत्तर की प्रथम महापौर श्रीमती मंजू मेहरा जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमने उनसे की, बहुत सारे पहलुओं को उनको आज उनका जाना कि किस तरीके से वो राजनीति में आई, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई अपनी की, उनके परिवार के बारे में हमने जाना। सबसे बड़ी बात, खास बात, वो क्या सोचती हैं कोटा शहर को लेकर के, वो उन्होंने हमारे सामने साझा की अपनी मन की बात कि हाँ, कोटा शहर को वो स्वच्छ बनाना चाहती हैं, स्मार्ट सिटी उनको बनाना चाहती हैं। वास्तव में हमारा कोटा शहर स्वच्छ होगा तो बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी, हम स्वस्थ हो जाएंगे। जब हम स्वस्थ हो जाएंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क भी निवास करता है। तो वो इसी सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ करना इतना है कि वो आगे एक कदम बढ़ा रही है तो दूसरा कदम हमको अपना आगे बढ़ाना है। क्योंकि हम और सरकार मिलकर के जब किसी काम को करते हैं तो निश्चित तौर पर वो काम आसान हो जाता है और मंजिल हमें अपने करीब आते ही मिलती है। जैसा कि मंजू जी ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने सफाई करवा दी, लेकिन उस सफाई को
कायम रखना, ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, और जब हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे तभी हमारा शहर, जैसा हम सभी बैठ के सपना देख रहे हैं, वो पूरा हो पाएगा। बस यही कहेंगे, कोरोना से थोड़ी सी राहत मिली है हमें, लेकिन अभी भी हमें सतर्क रहना है। सरकार की गाइडलाइन का हमें पालन करना है, मास्क लगाना है, 2 गज दूरी का हमें पालन करना है, और इसी के साथ बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है तभी हम घरों से बाहर निकले, नहीं तो हम अपने घरों में सुरक्षित रहें, सफाई का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू मंजू मैम। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बिल्कुल, मस्त रहे। मस्त रहे लेकिन अस्त व्यस्त ना रहे। हाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू।